आखिर ये बच्चा है कौन और इस पर केस हुआ क्यों है? पूरी वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिए। पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है। एफआईआर हो गई है और तुलना अभिनव अरोरा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई थी। गलत कारण तो मैंने एक बड़े क्रिएटर को उनके वकील के ज़रिए शेयर कर दिए हैं। शायद वो वीडियो बनाए तो पता चलेगा। वैसे इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। एफआईआर तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा ना भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, एफआईआर हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज़ को दबाने का ये एक साधन हो सकता है। लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है, ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है। जो बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है, सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकती है। और रही बात एफआईआर की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। वैसे प्रोसेस सब वही है, लेकिन लीगली 151 को एफआईआर तो कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुझे माइनर होने का फ़ायदा मिला, जिससे पुलिस मुझे जेल में तो नहीं डाल पाई। लेकिन अगर यहाँ पर भी 19-20 होता तो मेरी भी आज हालत सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसी हो रही होती। क्योंकि मेरा समाज और मुझसे जुड़े लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स, पत्रकार, पुलिस अधिकारियों से लेकर नेता तक, और इसमें मेरे वकील बंधु भी शामिल हैं जो कि मुझे समझाते रहे कि 151 कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें तुम वीडियोस बना सकते हो। और भारत में बोलने की आज़ादी प्लेट में रखी मलाई की तरह तो है नहीं कि कोई भी आए और ले ले। भारत में बोलने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वो आज़ादी तुम्हें छीननी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेंटल प्रेशर से लेकर शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। और ये बात सच भी है, शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता, मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी। लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे गया। यहाँ पर मैं टूट रहा था। इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया। तो जितने भी भाई मेरे साथ खड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरा समर्थन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच सैकड़ों बार मैंने सिद्धू पाजी का गाना 295 सुना। मुझे लग रहा था कि सिद्धू पाजी ने गाना सिर्फ मेरे लिए गाया है। 1967 में जमींदारों से लड़ते हुए नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुई नक्सलवादियों की लड़ाई, और वो आज भी लड़ रहे हैं जल, जंगल और जमीन की लड़ाई। लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति कुछ बदल चुकी है। जंगल की तरफ से लड़ने वाले वही हैं, लेकिन जमींदारों ने सरकार में अपनी कुछ कठपुतलियां बैठा दी हैं जो जमींदारों की जगह पर उनका काम करते हैं। इस विषय पर बात करने से पहले एक और बात करते हैं कि आखिरकार नक्सली कौन है। नक्सली वही हैं जिनका जमींदारों ने शोषण किया, जिन आदिवासियों की जमीन छीनने में सरकार लगी हुई है। और इसके अलावा वे लोग जो पुलिस के दमन से परेशान हो चुके हैं, बचे कुछ लोग सिस्टम की नाकामी की वजह से नक्सलवादी हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसके पीछे भी एक झांसा है। ये 1.5 लाइन अमित शाह द्वारा बनाई हुई नहीं है, इसे पूंजीपतियों ने बनाया है ताकि उनके सामने से नक्सलवाद नाम का कांटा हट जाए। तभी तो मैं कहता हूँ ये नक्सलवाद को साफ नहीं कर रहे हैं, ये जंगलों को साफ करने के लिए अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए माइनिंग का रास्ता साफ कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहना छोड़ दो भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं, आने वाले समय में कोयले का कटोरा बनने जा रहा है। जगह जगह जंगल को उड़ाने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा पूरा जंगल को बेच दिया गया है। पूरा जितना खनिज वहां से निकालने के लिए पूरा वहां की जमीनों को खरीदा जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने तो पूरा सुन लिया। आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसने जो कहा, क्या ये सही है या गलत है या क्या है, आप लोग बता सकते हैं। कुछ अच्छी बातें हैं या कुछ बुरी है, क्या है, कैसे, आप लोग अपना अपना कमेंट दीजिए।